बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2025 के एनुअल एग्ज़ाम का। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट इस लेक्चर में हम इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसको सॉल्व करेंगे। ये जो आपका जो पेपर होता है यानी फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है स्टूडेंट उसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन होते हैं, यानी सेक्शन ए जो होता है वो मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस का होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। और इसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेक्शन बी का होता है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 9 पार्ट्स होते हैं और आपने वो सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो चॉइस गिवन होती है स्टूडेंट वो हर पार्ट के साथ गिवन होती है। जैसे पार्ट 1 है तो पार्ट 1 में 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरीके से सेक्शन सी में आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 पे मुश्तमिल होता है। और इसमें भी जो चॉइस होती है वो हर क्वेश्चन के साथ गिवन होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसको सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन बी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। और वो एक्सप्रेशन क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास है 2 इंटू ए पावर 1/2 इंटू बी पावर 3 होल पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू ए पावर -2 बी पावर -6 होल पावर -1/2। और इन दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर जो होल पावर है यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो होल पावर है वो 1/3 है। आपने पार्ट 1 में या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या आपने ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है। वेरीफाई ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी फॉर गिवन सेट यूजिंग वेन डायग्राम where set A is equal to 2, 3, 5, 7, set B is equal to 1, 2, 3, 5 and set C is equal to 3, 4, 6। तो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट के जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है उसमें 2 पार्ट्स गिवन है, यानी 2 क्वेश्चन गिवन है, और आपने इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आइए हम लोग इन दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं। पहले स्टूडेंट हम पार्ट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमने एक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो याद रखें कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। और आपने अपनी बुक में और इससे पहले छोटी क्लासों में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसके बाद इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से कुछ इससे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट लॉ होता है स्टूडेंट प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। यानी प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, लेट्स सपोज एक नंबर है a पावर m और सेकंड नंबर है a पावर n,
इन दोनों नंबर्स की बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो याद रखें कि दो नंबर्स जिनकी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो फिर हम बेस लिखते हैं और पावर्स को आपस में ऐड करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर की बेस है a, सेकंड नंबर की भी बेस a है, ये a पावर m है, ये a पावर n है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस को लिखेंगे और पावर्स को आपस में ऐड करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा? a पावर m प्लस n के इक्वल होगा। सेकंड लॉ है स्टूडेंट क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ क्या होता है, या इसको डिवीजन लॉ भी कहते हैं, कि अगर दो नंबर हों, दोनों की बेस सेम हो और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हो, यानी a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है, तो इस सूरत में बेस वह a ही रहेगी और पावर्स आपस में क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी इसको a पावर m माइनस n लिखेंगे, या इसको 1 ओवर a पावर n माइनस m लिखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में आपने लिखना है तो बेस की जो पावर है उससे जो नोमिनेटर है उसकी पावर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर नोमिनेटर में लिखना है तो जो फिर नोमिनेटर की जो पावर है वो m है, डिनोमिनेटर की पावर n है, तो फिर नोमिनेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर माइनस होगी। जो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो क्या है? पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? लेट्स सपोज अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन इस तरीके से है कि a पावर m होल पावर n है, तो इस सूरत में स्टूडेंट पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी m और n क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इन लॉस को यूज करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2 इंटू a पावर 1/2 b पावर 3 होल पावर 4 है, तो इट मीन्स के इसमें एक और लॉ भी है स्टूडेंट, पावर लॉ की एक और फॉर्म भी है। अगर आपके पास लेट्स सपोज इस तरीके से है a पावर m इंटू b पावर n होल पावर x है, तो इस सूरत में ये जो पावर x है ये m के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और पावर x जो है वो b की पावर यानी n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम यहाँ पर 2 इंटू a पावर 1/2 b पावर 3 होल पावर 4 है, तो ये जो होल पावर 4 है ये इन तीनों नंबर्स की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर अगर कुछ भी ना हो तो क्या होती है? 1 होती है, तो इट मीन्स के 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। a की पावर क्या है? 1/2 है, तो 1/2 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा। b की पावर क्या है? 3 है, तो 3 के साथ भी क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से सेकंड एक्सप्रेशन में 4 इंटू a पावर -2 b पावर -6 होल पावर -1/2 है, तो इट मीन्स के ये जो 4 की पावर अगर 1 है तो 1 के साथ भी -1/2 मल्टीप्लाई होगा। a की पावर -2 है तो इसके साथ भी -1/2 मल्टीप्लाई होगा और b की पावर -6 है तो इसके साथ भी -1/2 मल्टीप्लाई होगा और इन सब की पावर क्या है? 1/3 है, तो वो एज इट इज आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 पावर 1 इंटू 4 है, तो 1 इंटू 4 किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। a पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है, तो इट मीन्स के a पावर 2 होगा। b पावर 3 इंटू 4 है, तो 3 4 क्या होता है? 12 होता है, मल्टीप्लाई बाई 4 पावर -1/2 है। अब स्टूडेंट ये याद रखें कि 4 पावर -1/2 है, तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही होता है। अब बाई पावर लॉ क्या होता है कि अगर a पावर m होल पावर n हो तो ये किसके इक्वल होता है? a पावर m इंटू n के इक्वल होता है, यानी बाई पावर लॉ पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये आपके पास 2 पावर ये जो पावर में 2 है ये -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा? 2 पावर -1 रह जाएगा। तो इट मीन्स के इसकी 4 पावर 1 इंटू -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? -1/2 लिख सकते हैं।
और 4 पावर -1/2 किसके इक्वल आता है? 2 पावर -1 के इक्वल आता है। इसी तरीके से a पावर -2 इंटू -1/2 है तो 2 कैंसल, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा, और a पावर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब a पावर 1 हो तो 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, यानी 1 को नहीं लिखा जाता है अगर पावर में 1 हो, या किसी भी नंबर की पावर कुछ भी ना हो तो इट मीन्स कि उसकी पावर 1 होती है। अब b पावर -6 इंटू -1/2 है तो ये 2 3 6 होगा, -3 इंटू -1 क्या होता है? +3 होता है, तो इट मीन्स के होल पावर 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम जो नेक्स्ट लॉ है उसको यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है कि a पावर m इंटू a पावर n किसके इक्वल होता है? a पावर m प्लस n के इक्वल होता है। यानी अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये 2 पावर 4 है और ये 2 पावर -1 है, और दोनों की बेस क्या है? सेम है, तो इट मीन्स के 2 को लिखा जाएगा, पावर्स को आपस में क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। इसकी इस 2 की पावर 4 है, इस 2 की पावर -1 है, तो ये ऐड होंगे, 4 और -1 आपस में ऐड होंगे। इसी तरीके से a पावर 2 है और यहाँ पर a पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो 2 + 1 होगा। और इसी तरीके से ये b पावर 12 है, ये b पावर 3 है, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे, 12 + 3 होगा, और होल पावर 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो इट मीन्स कि ये 4 - 1 होगा, और 2 पावर 4 - 1 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। a पावर 2 + 1 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। b पावर 12 + 3 किसके इक्वल होगा? 15 के इक्वल होगा। होल पावर 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो होल पावर 1/3 है, ये 2 की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और b की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा बाय पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम लिख सकते हैं बाय पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 2 पावर क्या है? 3 है, तो 2 पावर 3 इंटू 1/3 लिखेंगे। इसी तरीके से a की पावर भी क्या है? 3 है, तो a पावर 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, और b की पावर क्या है? 15 है, तो b पावर 15 इंटू 1/3 आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अगर सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल होगा तो 2 रह जाएगा, a पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो जाएगा तो a रह जाएगा, b पावर 15 इंटू 1/3 क्या होता है? 5 होता है, यानी 3 × 5 = 15, तो b पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 2ab पावर 5 विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, यानी जो गिवन एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो गई। अब पार्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई a इंटरसेक्शन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन c फॉर गिवन सेट यूजिंग वेन डायग्राम। और सेट A किसके इक्वल है? 2 3 5 7। सेट B किसके इक्वल है? 1 2 3 5। सेट C किसके इक्वल है? 3 4 6 है। स्टूडेंट ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C, यानी ये वाली प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज intersection C. This is called associative law of intersection. ये आपके पास क्या कहलाती है? ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं।
अब हमने इस एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम के जरिए हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, लेकिन याद रखें कि जहां पर आपने वेन डायग्राम को यूज करते हुए वेरीफाई करना है। अब स्टूडेंट वेन डायग्राम को कैसे बनाते हैं, तो पहले हम वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके लिए हम सेट ए को देखेंगे कि सेट ए किसके इक्वल है, 2 3 5 7 है। सेट बी किसके इक्वल है, सेट बी इक्वल है 1 2 3 5 है। और सेट सी किसके इक्वल है, सेट सी इक्वल है 3 4 6 है। अब जब भी वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो गिवन सेट है उसका आपस में क्या रिलेशन है। तो कोई भी दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स गिवन हो, उनमें जो रिलेशंस हो सकती है वो 3 टाइप्स की रिलेशंस हो सकती है। आइदर वो सबसेट हो सकते हैं एक दूसरे के, या ओवरलैपिंग सेट होते हैं, या क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और ये जो रेक्टेंगल है ये किस चीज को शो करती है, ये शो करती है यूनिवर्सल सेट को शो करती है, यानी U को शो करती है। अगर यूनिवर्सल सेट गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं भी गिवन है किसी सेट्स में यूनिवर्सल सेट, तो फिर भी आपने वेन डायग्राम में रेक्टेंगल लाजमी बनानी है, क्योंकि हर सेट का कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होता है। अब हम सबसे पहले सेट ए और सेट बी में रिलेशन देखेंगे कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है। आया ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट है, या सबसेट है, या डिसजॉइंट सेट है। सबसेट तब कब होगा, सेट ए सेट बी का सबसेट होगा अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता हो। यानी अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता हो तो फिर हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। अब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 3 5 7 है। सेट बी में 3 और 5 तो हैं सेट ए के, लेकिन 2 और 7 नहीं है, तो इट मींस के सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। इसी तरीके से सेट बी भी सेट ए का सबसेट नहीं है, लेकिन सेट ए जो है वो सेट बी का ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं अगर दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। जैसे सेट ए और सेट बी में जहाँ पर 3 और 5 कॉमन है, तो इट मीन्स कि ये दोनों क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे। जब ओवरलैपिंग सेट हो तो हम जो वेन डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, लेट्स सपोज ये सेट ए का सर्कल होगा, इस रेक्टेंगल के इनसाइड जो सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट बी का सर्कल बनाएंगे, लेकिन सेट बी के सर्कल और सेट ए के सर्कल में कुछ रीजन क्या रखेंगे, कॉमन रखेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ एलिमेंट क्या है, कॉमन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स है। अब ये जो कॉमन रीजन है सेट ए और सेट बी में, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे सेट ए और सेट बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, तो 3 और 5 इस रीजन में आएंगे। और इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होंगे सेट ए के 2 और 7 वो इस नॉन कॉमन रीजन में आएंगे। और सेट बी के जो है वो नॉन कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 2 हैं, और सॉरी इन दोनों में 2 भी कॉमन है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास 2 3 और 5 जो है ये कॉमन रीजन में आएगा। सिर्फ जो नॉन कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, वो 7 है, और बी में क्या है, 1 है, तो ये इस रीजन में आ जाएंगे। अब स्टूडेंट हम सेट सी के लिए सर्कल बनाएंगे, तो हम ये चेक करेंगे क्या सेट सी का कोई एलिमेंट सेट ए और सेट बी में मौजूद है कि नहीं है। अब अगर आप जरा गौर से देखते हैं तो सेट सी का जो एलिमेंट है 3, ये आपके पास सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो अब हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें
तीनों सेट्स में क्या आएगा, 3 कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है, यानी ये तीनों सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स है। तो हम यहाँ पर ये सेट सी के लिए क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। अब सेट सी में इन तीनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, ये सेट सी का 3 कॉमन है, तो 3 सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है और सेट सी में भी आ रहा है। और इसके अलावा सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं 4 और 6 वो न सेट ए में है सेट बी में है, तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, यानी जो नॉन कॉमन रीजन है ऑफ सी टू द सेट ए एंड सेट बी, तो वहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पुट ऑफ करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। अब स्टूडेंट हम जरा वेरीफाई करते हैं और पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी को क्या करते हैं, शेड करते हैं, यानी बी इंटरसेक्शन सी को शेडिंग के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाती है तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। जैसे सेट बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 है, सेट सी हमारे पास क्या है, 3 4 6 है। तो ए बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 3 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 है। तो इट मीन्स के जिस रीजन में 3 लाई करता होगा उसको हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन होगा इस वेन डायग्राम के अंदर उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वो रीजन होगा जिसमें 3 आता हो। तो इसका मतलब है कि इसमें ये वाला रीजन जो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया है, दिस रीजन शोज बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इस बी इंटरसेक्शन सी की इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ, सेट ए के साथ। तो सेट ए के साथ अगर बी इंटरसेक्शन सी की इंटरसेक्शन ले लें तो फिर बी इंटरसेक्शन सी और सेट ए का कॉमन रीजन आएगा। तो पहले हम जरा चेक करते हैं कि सेट ए किसके इक्वल है, 2 3 5 7 है, और सेट बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो इन दोनों में क्या आएगा, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन लेते हैं, तो इट मीन्स के इन दोनों में एक ही कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 3 है। तो इट मीन्स के जिस रीजन में 3 लाई कर रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो इसको हम शेडिंग के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता है कि बी इंटरसेक्शन सी के साथ जब एक ही इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ ये वाला रीजन आएगा जिसमें 3 लाई करता है। तो इट मीन्स के इस रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये शेडिड रीजन जो है ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो करेगा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब राइट हैंड साइड भी हमने वेन डायग्राम के जरिए शेड करनी है। अगर सेम रीजन शेड होता है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे इसके लिए, और जो यू होगा दैट इज रेक्टेंगल, यानी यू किसको शो करता है वेन डायग्राम में, यूनिवर्सल सेट को शो करता है। और यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल के जरिए। लेट्स सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 2 5 3 है। इसके अलावा यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 और 6 आ रहा है। अब हम जरा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले हम जरा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स हों। तो सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 3
5 है, तो इट मीन्स के हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को। लेट्स सपोज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये जो 2, 3, 5 है ये ए और बी के कॉमन रीजन में आ रहे हैं, तो इस कॉमन रीजन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम ए इंटरसेक्शन बी की हमने इंटरसेक्शन लेनी है किसके साथ, सेट सी के साथ। तो जब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, पहले हम जे चेक करते हैं और फिर उसको सी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल आ गया है 2, 3, 5 के, और सेट सी क्या है आपके पास 3, 4, 6 है। जब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे। इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी और सी का 3 आ रहा है। तो इट मीन्स कि जिस रीजन में 3 लाई करेगा वो रीजन शेड होगा। तो इस रीजन में 3 लाई कर रहा है, तो इस मीन्स के इस रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये जो शेडिंग रीजन होगा ये शो करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो करेगा। और यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल बना के इसको शेड करेंगे, और ऊपर जो वेन डायग्राम में शेडेड रीजन है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। अब स्टूडेंट आप लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें राइट हैंड साइड के साथ, तो दोनों में सेम रीजन क्या हो रहा है, शेड हो रहा है। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ associative law of intersection by using Venn diagram। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, और पार्ट 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट के, ऑन व्हाट बेयरिंग is a ship sailing if it is heading position is towards east, towards southeast, towards west, पार्ट डी है towards north west। स्टूडेंट ये याद रखें कि जब भी आप कोई मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करने के लिए 2 चीज़ों का होना लाजमी है। जैसे लेट्स सपोज अगर आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना हो, तो इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए आपको 2 चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी होता है। फर्स्ट ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि इस्लामाबाद से लाहौर तक का डिस्टेंस कितना है, और सेकंड चीज़ जो आपने ये जानना ज़रूरी होता है कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो क्या किस डायरेक्शन में जाना है। यानी ये जो डायरेक्शंस होती है मूवमेंट के लिए ये क्या कहलाती है, बेयरिंग कहलाती है। और डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट कार्डिनियल जो डायरेक्शंस होते हैं इनके ज़रिए से। जैसे लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर मैं कार्डिनियल डायरेक्शंस बनाता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है। बेयरिंग के ज़रिए हमने किसी पॉइंट का जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करना होता है। हमेशा याद रखें स्टूडेंट के हम जब भी किसी डेस्टिनेशन या पॉइंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो हम उसकी डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पोजीशन इस पॉइंट पर है ओ और आपने जाना है इसकी तरफ, तो आपकी बेयरिंग एंगल क्या होगा, तो हम चेक करेंगे कि जो ई का एंगल बन रहा है एन के साथ, यानी जो एंगल एन ओ ई है, दैट विल बी द बेयरिंग ऑफ ई फ्रॉम एन, यानी बेयरिंग ऑफ ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ वो क्या होगा, एंगल एन ई ओ होगा। और हमेशा याद रखें कि ये जो बेयरिंग एंगल है इसको हम मेजर करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ, यानी नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
जैसे लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूं और मैं कहता हूं व्हाट इज द बेरिंग ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ओ, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल एन ओ ए फाइंड करेंगे। और ये जो एंगल होगा ये किस में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये आपने याद रखना होगा कि ये जो एंगल एन ओ ए है दिस इज कॉल्ड बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, यानी ये क्या कहलाता है, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ कहलाता है। इसी तरीके से अगर हमने कोई और पॉइंट ले लूं, लेट्स सपोज मैं अगर इसके ऊपर पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट बी लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ, यानी बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ क्या है। तो आपने पहले क्या करना है, ओ को बी के साथ ज्वाइन करना है। अब नॉर्थ से आपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल फाइंड करना है टू द लाइन ओ बी। ये जो एंगल होगा दैट विल बी द, यानी एंगल एन ओ बी, दिस इज बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ कहलाएगा। यानी ये क्या कहलाएगा, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ कहलाएगा। तो अब एक बात याद रखें कि हमेशा बेरिंग एंगल को क्लॉकवाइज फाइंड किया जाता है फ्रॉम नॉर्थ। और दूसरी बात ये याद रखें कि जो बेरिंग एंगल होते हैं वो हमेशा 3 डिजिट नंबर्स में लिखे जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये जो एंगल है ये अगर आपके पास 270 है या 290 डिग्री है तो ये 3 डिजिट में होगा। अगर मैं बेरिंग ऑफ ए लेता हूं फ्रॉम ओ तो दिस एंगल विल बी द, लेट्स सपोज अगर ये 45 डिग्री है तो इस एन ओ ए को हम फिर क्या किया लिखेंगे, 045 डिग्री लिखेंगे, यानी 0 हम खुद से लगाएंगे। तो ये याद रखना है कि जो बेरिंग एंगल होता है उसको हमेशा 3 डिजिट नंबर में लिखा जाता है। अगर 3 डिजिट नंबर में लिखा हुआ हो, जैसे ये 290 डिग्री है बेरिंग ऑफ ओ बी फ्रॉम ओ, तो ये ऑलरेडी 3 डिजिट में लिखा हुआ है तो इसको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ है यानी एंगल एन ओ ए, ये क्या है 45 डिग्री है। तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए हम इसके स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, खुद से 0 लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो बेरिंग एंगल है उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या उसको मेजर किया जाता है इन डिग्री। अब आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो पहले हम जो कार्डिनियल डायरेक्शन है उनको राइट करते हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपके पास क्या है, वेस्ट है। अब आपने बेरिंग फाइंड करना है टुवर्ड्स ईस्ट, यानी पार्ट ए में क्या बेरिंग फाइंड करना है, ईस्ट की तरफ बेरिंग फाइंड करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी बेरिंग एंगल होगा वो ड्यू नॉर्थ फाइंड किया जाएगा और फ्रॉम और इन क्लॉकवाइज फाइंड किया जाएगा। तो बेरिंग ऑफ ई क्या होगा, लेट्स सपोज मैं इसके सेंटर को ओ कहूं तो बेरिंग ऑफ ईस्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बेरिंग ऑफ ईस्ट इक्वल होगा एंगल एन ओ ई के इक्वल होगा, यानी दिस इज द बेरिंग ऑफ ईस्ट। तो ये आपके पास ये वाला जो एंगल है एन ओ ई, ये आपके पास क्या होगा, बेरिंग ऑफ ईस्ट फ्रॉम ओ होगा। तो इसको, और ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसको हम 90 डिग्री लिखेंगे। और क्योंकि जो बेरिंग एंगल होता है उसको 3 डिजिट में लिखा जाता है तो इसलिए इसके स्टार्ट में 0 लगाएंगे, क्योंकि 90 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से पार्ट बी में आपने क्या फाइंड करना है, बेरिंग ऑफ साउथ ईस्ट फाइंड करना है, बेरिंग ऑफ साउथ ईस्ट फाइंड करना है। यानी जो बेरिंग ऑफ साउथ ईस्ट है वो किसके इक्वल होगा, ये आपने यहां पर चेक करना है। तो सबसे पहले ये याद रखें स्टूडेंट, अगर नॉर्थ से हम लोग 45 डिग्री ईस्ट की तरफ आते हैं, यानी अगर आप नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ आते हैं, ये 45 डिग्री ईस्ट की तरफ आते हैं, तो ये जो डायरेक्शन है
from north, 45 degree from north in clockwise, this direction is called north east. ये डायरेक्शन क्या कहलाती है? नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। इसी तरीके से अगर आप ईस्ट से साउथ की तरफ आते हैं 45 डिग्री, यानी अगर आप 45 डिग्री ईस्ट से साउथ की तरफ आते हैं तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या कहलाती है? ये डायरेक्शन कहलाती है साउथ ईस्ट कहलाती है, साउथ ईस्ट कहलाती है। इसी तरीके से आप साउथ से वेस्ट की तरफ 45 डिग्री जाते हैं तो ये जो डायरेक्शन है, यानी अगर आप 45 डिग्री फ्रॉम साउथ टू वेस्ट जो डायरेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट कहलाती है, साउथ वेस्ट कहलाती है। इसी तरीके से आप वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री जाते हैं तो ये जो डायरेक्शन होती है, ये आपके पास क्या कहलाती है? 45 डिग्री आप वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएं तो ये आपके पास ये डायरेक्शन कहलाती है वेस्ट नॉर्थ कहलाती है, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट भी कहते हैं इसको, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। अब हमने इन डायरेक्शंस का बेरिंग फाइंड करना है, तो इन डायरेक्शंस का बेरिंग फाइंड करने के लिए पार्ट बी में आपने क्या फाइंड करना है? बेरिंग ऑफ साउथ ईस्ट। अब जारी सी बात है, हमें यह ध्यान रखना है कि बेरिंग हमेशा ड्यू नॉर्थ लिया जाता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जो साउथ ईस्ट है उसका एंगल क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ कितना है, दैट इज द बेरिंग ऑफ साउथ ईस्ट होगा। अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास साउथ ईस्ट है और नॉर्थ से इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल ले लें तो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक ये जो एंगल है ये क्या है? आपके पास 90 डिग्री है। और फिर ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक ये एंगल कितना है? ये 45 डिग्री है। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट ये वाला एंगल कितना होगा? उसके लिए हमें इन दोनों एंगल्स को आपस में ऐड करना होगा, यानी 90 प्लस क्या करना होगा? 45। तो ये आपके पास 9 प्लस 4 क्या होता है? 13 होता है। तो इट मीन्स के बेरिंग ऑफ साउथ ईस्ट क्या आएगा? 135 डिग्री आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बेरिंग फाइंड करेंगे फ्रॉम नॉर्थ ऑफ साउथ ईस्ट। इसी तरीके से पार्ट सी है टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट है, यानी वेस्ट का बेरिंग फाइंड करना है। अब उसने ये हमसे नहीं कहा है कि किस से फाइंड करना है, जस्ट उसने हमसे कहा है कि टुवर्ड्स वेस्ट बेरिंग फाइंड करें। इट मीन्स के नॉर्थ से क्लॉकवाइज हम एंगल फाइंड करेंगे टू वेस्ट, यानी नॉर्थ से क्लॉकवाइज अगर एंगल फाइंड करें टू वेस्ट तो वेस्ट आपके पास किधर है? वेस्ट आपके पास ये वाली डायरेक्शन में, ये आपके पास वेस्ट है। तो हमने यहां से नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल फाइंड करना है टू वेस्ट, तो ये एंगल होगा। तो उसके लिए देखें यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और 180 में इस 90 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 270 डिग्री होगा। तो इट मीन्स के नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक जो बेरिंग होती है, या इसको कहेंगे जस्ट इसको कहेंगे बेरिंग ऑफ वेस्ट कहेंगे। तो बेरिंग ऑफ वेस्ट कितना है? बेरिंग ऑफ वेस्ट जो होगा वो 270 डिग्री होगा। लास्ट में आपसे कह रहा है कि बेरिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट फाइंड करना है, यानी टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट जो बेरिंग होगा वो कितना होगा, वो आपने क्या करना है? फाइंड करना है। नॉर्थ वेस्ट किधर है आपके पास? नॉर्थ वेस्ट ये वाला है आपके पास। तो यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। और नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक ये एंगल कितना है आपके पास? ये एंगल 270 डिग्री है। और आपने क्योंकि बेरिंग फाइंड करना है नॉर्थ वेस्ट का, तो इट मींस कि हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल फाइंड करेंगे टू नॉर्थ वेस्ट लाइन तक। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 270 में हम लोग क्या करेंगे? 45 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये आपके पास 5 3 7 प्लस 4 क्या होता है? सॉरी 11।
और 1 कैरी गया तो ये क्या आएगा 315 डिग्री आएगा। तो इट मीन्स के बेरिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट कितना आएगा, बेरिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट आएगा 315 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बेरिंग फाइंड करेंगे। अब पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, सेट x इज इक्वल टू 1 and 9, सेट y इज इक्वल टू 2, 4, 6। पार्ट ए है इसका, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y, एंड पार्ट बी है लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन r is equal to x y such that x belongs to capital X, y belongs to capital Y, x is greater than y। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास दो सेट्स गिवन है, सेट x और सेट y। सेट x हमारे पास क्या है, सेट x हमारे पास है 1 and 9 है, और सेट y किसके इक्वल है, सेट y इक्वल है 2, 4, 6 है। अब हमने इन दोनों सेट्स का पार्ट ए में इन दोनों सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। और जब भी दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट x से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट सेट y से लिया जाएगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास सेट x में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 और 9 है, तो पहले हम 1 के साथ पेयर बनाएंगे सेट y के एलिमेंट्स का। तो सेट y के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6 है, तो 1 के साथ पेयर बनेगा 2 का, फिर 1 के साथ पेयर बनेगा 4 का, फिर 1 के साथ पेयर बनेगा 6 का। अब हम लोग सेट x का सेकंड एलिमेंट क्या है 9 के साथ हम पेयर बनाएंगे 2, 4, 6 का। तो सेट x का सबसे पहला जो नेक्स्ट पेयर होगा वो होगा 9 and 2, उससे भी नेक्स्ट पेयर होगा 9 and 4, और उससे भी नेक्स्ट पेयर होगा 9 and 6। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट x एंड सेट y। तो याद रखें कि जब भी दो सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट x से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट सेट y से लिया जाएगा। अब पार्ट बी हम इसका अटेम्प्ट करते हैं। तो पार्ट बी हमारे पास क्या है, पार्ट बी में कहता है लिस्ट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन है और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि x y सच दैट, ये जो लाइन है इसको हम सच दैट पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, एंड x इज ग्रेटर देन y। यानी उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर क्या को लिस्ट करना है जिसमें x जो है वो y से बड़ा हो। यानी एक ऐसी रिलेशन बनानी है जिसमें x जो है वो y से बड़ा हो, यानी x ग्रेटर देन y हो। अब हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर देखना है कि किन ऑर्डर पेयर में x बड़ा है और y छोटा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट x होगा, सेकंड एलिमेंट y होगा। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट y से बिलोंग करता है। इसी तरीके से हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट क्या है y है। तो हमने एक ऐसी रिलेशन बनानी है जिसमें x बड़ा हो और y छोटा हो। तो उसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, जैसे देखें ये जो वाला ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है इसमें x1 है y 2 है, यानी यहाँ पर x इज स्मॉलर देन y है, x y से छोटा है। तो इट मींस कि ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं आएगा। ये वाला जो ऑर्डर पेयर है जिसमें x 9 है y 2 है, तो इट मींस कि यहाँ पर x ग्रेटर देन y है। तो इट मींस के फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा इस रिलेशन के अंदर 9 and 2, सेकंड ऑर्डर पेयर आएगा 9 and 4 क्योंकि इसमें भी x बड़ा है और y छोटा है, और थर्ड ऑर्डर पेयर आएगा 9 and 6 क्योंकि इसमें भी x बड़ा है यानी x 9 है
y छोटा है यानी y 6 है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इन विच x इज ग्रेटर देन y, यानी ये वो मतलूबा रिलेशन है जिसमें x जो है वो y से बड़ा है। अब पार्ट 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। तो पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके अकॉर्डिंग टू द फार्मूला कैपिटल M इज इक्वल टू 200 इंटू 10 पावर माइनस 0.05 t, where capital M is mass in gram and t is time in years। और इसका पार्ट ए है, यूज लॉगरिथम टू एक्सप्रेस t इन टर्म ऑफ m, और पार्ट बी है, फाइंड t व्हेन मास m रिड्यूस टू 100 ग्राम्स। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है जो कि डिके कर रहा है, यानी जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो टाइम के लिहाज से उनकी क्या होती है, डिकेइंग होती है। जैसे आपके पास यूरेनियम है, रेडियम है, ये सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये टाइम के वक्त के साथ साथ क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं यानी डिके होते हैं। और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो डिके कर रहा है वो इस फार्मूले के तहत कर रहा है, यानी कैपिटल M किसके इक्वल है, 200 इंटू 10 पावर माइनस 0.05 t के फार्मूले से डिके कर रहा है। अब आपसे कह रहा है पार्ट ए में, यूज लॉगरिथम टू एक्सप्रेस t इन टर्म ऑफ m। लॉगरिथम को यूज करते हुए आपने t को m के लिहाज से शो करना है, यानी t को विद रिस्पेक्ट टू m क्या होगा t, ये आपने बताना है। तो अब लॉगरिथम यूज करना है, तो हम यहाँ पर जो गिवन फार्मूला है इसके दोनों साइड पे सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर log ऑफ m आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे log ऑफ 200 मल्टीप्लाई बाय 0.10 पावर 0.05 t, ये माइनस में है तो इधर माइनस लगाएंगे। अब स्टूडेंट हम लॉग ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए इधर सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला जो लॉ ऑफ लॉगरिथम है दैट इज प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, जो कि आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है कि लॉग ऑफ a इंटू बी किसके इक्वल होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b के इक्वल होता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करूं तो log ऑफ m एज इट इज आएगा, राइट हैंड साइड पे log ऑफ 200 इंटू 10 पावर माइनस 0.05 t। तो ये 200 और 10 की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 200 प्लस log ऑफ 10 पावर माइनस 0.05 t लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम को। तो पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम ये होता है कि log ऑफ a पावर b किसके इक्वल होता है, b इंटू log ऑफ a के इक्वल होता है। अगर इसको यूज करें तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, log ऑफ m इक्वल आएगा, log ऑफ m इक्वल टू log ऑफ 200 प्लस, अब यहाँ पे देखिए log ऑफ 10 पावर माइनस 0.05 t है। तो बाय यूजिंग log ऑफ a पावर b, तो b क्या आता है, स्टार्ट में आता है, तो b की जगह यहाँ पे क्या है माइनस 0.05 t है, इनटू log ऑफ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मैं इस पावर लॉ को रेज कर लेता हूं, तो ये आपके पास log ऑफ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो log ऑफ m किसके इक्वल आएगा,
log ऑफ 200 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये 0.05t एज इट इज आएगा, log ऑफ 10 भी एज इट इज आएगा। अब हमने चूंकि पार्ट ए में क्या करना है कि t को इन टर्म ऑफ m लिखना है, यानी t विद रिस्पेक्ट टू m किसके इक्वल होगा, इसका मतलब है कि t को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, बाकी सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे लेके आना है। तो इसके लिए इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, log ऑफ m है, log ऑफ m राइट हैंड साइड पे आके क्या होगा, माइनस होगा, और राइट हैंड साइड से माइनस 0.05t इंटू लॉग ऑफ 10 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस होगा, तो 0.05t इंटू लॉग ऑफ 10 किसके इक्वल होगा, log ऑफ 200 माइनस log ऑफ m के इक्वल होगा। अब हमने t को यहीं पे रहने देना है, 0.05t इंटू लॉग ऑफ 10 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो हमें पता है कि दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि इक्वेशन की एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इट मींस कि t इन टर्म ऑफ m किसके इक्वल आ गया, t इन टर्म ऑफ m इक्वल आ गया log ऑफ 200 माइनस log ऑफ m डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू log ऑफ 10 आ गया। तो अब इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, पार्ट बी को अटेम्प्ट करते हैं। अब इसका पार्ट बी है, फाइंड टी व्हेन मास m रिड्यूस टू 100 ग्राम, यानी आपने टी फाइंड करना है, यानी टाइम फाइंड करना है जब मास m किसके इक्वल हो, 100 ग्राम के इक्वल हो। तो आइए देखते हैं t क्या होगा व्हेन मास इज इक्वल टू 100 ग्राम हो, यानी जब m किसके इक्वल हो, 100 ग्राम हो, तो फिर t क्या होगा ये हमने बताना है। अब हमने फाइंड किया हुआ है t को इन टर्म ऑफ m किसके इक्वल है, log ऑफ 200 माइनस log ऑफ m डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू log ऑफ 10 के इक्वल होता है। अब चूंकि उसने m की वैल्यू गिवन है तो इसमें हम m की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास t आ जाएगा। तो m क्या है, आपके पास 100 है, तो इट मींस कि t किसके इक्वल होगा, log ऑफ 200 माइनस log ऑफ m है, तो m की जगह हम क्या पुट करेंगे, इस m की जगह 100 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू log ऑफ 10। अब वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट, अगर आप कैलकुलेटर के जरिए या अपनी बुक से log ऑफ 200 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 2.3010 आएगी, माइनस log ऑफ 100 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू log ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब इन वैल्यूज को पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास ये t किसके इक्वल आएगा, t इक्वल आएगा 0.3010, यानी 2.3010 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा, डिवाइडेड बाय 0.05 आएगा, तो t आ जाएगा 6.02। तो इट मींस के 100 ग्राम मास को डिके होने के लिए जो टाइम लगेगा वो 6.02 ईयर लगेंगे। तो इस तरीके से हम टाइम भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथम। अब आपके पास पार्ट 3 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4x पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 है। स्टूडेंट आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो याद रखें कि किसी भी पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड है बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड है।
तो हम यहाँ पर बाय डिवीजन मेथड इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखना होगा इस एक्सप्रेशन को। तो हमारे पास क्या है, 4x पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 30x प्लस क्या है 25 है। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म आपके पास है 4x पावर 4 है। आपने कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन सोचनी है जिसको 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x पावर 4 आ जाए। जैसे हमारे पास 2x स्क्वायर को अगर 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4x पावर 4 आता है। तो इट मीन्स के फिर हम यहाँ पे भी 2x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर लिखेंगे और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 4x स्क्वायर x पावर 4, इसको इस 4x पावर 4 के कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा। ये 4x पावर 4 और माइनस 4x पावर 4 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। और इसके अलावा जितनी टर्म्स हैं 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 को एज इट इज नीचे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने इस 2x स्क्वायर को इस 2x स्क्वायर में ऐड करना है। यानी अगर 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर में ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 4x स्क्वायर आता है। तो इट मीन्स के इस 4x स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिखना है। अब आपने ये सोचना है कि जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है। तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म जो है वो है 12x क्यूब है। अब हमने देखना है कि 4x स्क्वायर के साथ यानी इस टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x क्यूब आएगा। तो इट मीन्स के 4x स्क्वायर को अगर हम लोग 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, 12x क्यूब आता है। तो इट मीन्स कि हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि प्लस 3x को यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे भी 3x लिखना है। अब इस 3x को हम 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 12x क्यूब आता है। उस 12x क्यूब को इस 12x क्यूब के नीचे लिखना है और इसी तरीके से 3x को हम इस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर आता है। तो इसको 29x स्क्वायर के कॉलम में लिखना है और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसके साइन चेंज करने। 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब क्या होगा, 0 होगा यानी कैंसल आउट होंगे। और 29x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20x स्क्वायर आएगा और नेक्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएंगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इस 4x स्क्वायर को एज इट इज नीचे उतारना है, लेकिन इस 3x और इस 3x को आपस में ऐड करना है। तो 3x प्लस 3x क्या होता है, 6x होता है। अब हमने ये देखना है कि जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है। तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है 20x स्क्वायर और इधर फर्स्ट टर्म क्या है, 4x स्क्वायर है। तो हमने ये सोचना है कि 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 20x स्क्वायर आएगा। तो इट मीन्स कि 4x स्क्वायर को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x स्क्वायर आता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे भी प्लस 5 लिखना है और यहाँ भी प्लस 5 लिखना है। अब इस प्लस 5 को हम 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x स्क्वायर आता है। अब प्लस 5 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 5 इंटू 6x क्या होगा, 30x होगा। 5 6 30 और 5 5 क्या होता है, 25 होता है। अब सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज करने हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये जो आपके पास ऊपर एक्सप्रेशन आ गई है यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास,
2x² प्लस 3x प्लस 5 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास पार्ट 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। यानी नीचे आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, उसको सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसमें जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करना। तो इस इक्वेशन के अंदर अननोन वैल्यू क्या है? x है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपके पास इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 है। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 सेकंड साइड पे आके 3x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 सेकंड साइड पे जाके 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 3 ज़र क्या होता है? 9x माइनस 3 5 ज़र 15, 4 2 ज़र 8x प्लस 4 1 ज़र क्या होगा? 4। अब x वाली टर्म को हमने इक्वेशन की एक साइड पे लेके आना है, तो राइट हैंड साइड से 8x, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या होगा? माइनस होगा और माइनस 15 राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा? प्लस होगा। तो 9x माइनस 8x क्या होता है? x होता है और 15 प्लस 4 क्या होता है? 19 होता है। तो x की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी? 19 आएगी। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन क्या होती है स्टूडेंट? के एक लाइन हम ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज इस लाइन के इस पॉइंट को हम 0 कहते हैं। 0 के राइट साइड पे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके पास पॉजिटिव होते हैं। और 0 से लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो नेगेटिव होते हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, यहाँ पर कहीं ऊपर जाके 19 आएगा तो उसको हम राइट करेंगे। 19 के बाद 20 आएगा। अब क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई है? 19 आ गई है, तो इस 19 को हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे बाय अ पॉइंट दैट शोज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू 19 ऑन नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन के ऊपर इसका सॉल्यूशन गिवन है। अब आपके पास पार्ट 4 का सेकंड क्वेश्चन है, फैक्टराइज x² माइनस 7x प्लस 4 इंटू x² माइनस 7x प्लस 5 माइनस 2 है। स्टूडेंट, अगर आपके पास ये जो लास्ट टर्म है -2, ये अगर ना होती तो ये ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में था। अब जैसे -2 आ रहा है तो इट मीन्स के ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है। इसको हमने फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, लेकिन फर्स्ट टर्म के अंदर जो 2 फैक्टर है उनमें फर्स्ट 2 टर्म क्या है? सेम है। जैसे इस फैक्टर की फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है? x² माइनस 7x है और इस फैक्टर की फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है? x² माइनस 7x है। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय पुटिंग x² माइनस 7x इक्वल टू y। यानी यहाँ पर सपोज करते हैं हम लोग, लेट करते हैं, सपोज x² माइनस 7x इज इक्वल टू y इन एक्सप्रेशन 1। यानी एक्सप्रेशन 1 के अंदर हम x² माइनस 7x को क्या पुट करते हैं? y। अगर इसको हम y पुट करें तो ये x² माइनस 7x की जगह क्या आ जाएगा? y, और ये प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर में इस x² माइनस 7x की जगह क्या पुट करेंगे? y प्लस 5 एज इट इज आएगा, -2 भी एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यानी x² माइनस 7x को हमने y सपोज किया। अगर इसको y सपोज करके x² माइनस 7x की जगह y पुट करें तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा y प्लस 4, सेकेंड फैक्टर होगा इसकी x² माइनस 7x की जगह y आ गया तो y प्लस 5 माइनस 2 आ गया। अब इसको मजीद हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। y प्लस 4 को y प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस y के साथ y प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 के साथ y प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और -2 एज इट इज आएगा।
अब ये y इंटू वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस 5y। अब 4 को y प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y प्लस 20 माइनस 2 होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y 20 माइनस 2 क्या होता है, 18 होता है। अब आपके पास ये एक सिंपल पॉलिनोमियल आ गया जिसको हम बाय ब्रेकिंग मिड टर्म इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मिड टर्म को कैसे ब्रेक करना है, फर्स्ट टर्म यानी वाई स्क्वायर को लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। वाई स्क्वायर को अगर -18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -18 वाई स्क्वायर आता है। अब अगर -18 वाई स्क्वायर के हमने दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो +9y हो, तो इट मीन्स के आपके पास वो दो फैक्टर कौन से होंगे जिनका सम जो है वो +9y के इक्वल आ जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, सॉरी स्टूडेंट, ये +18 है, -18 नहीं है, तो इट मीन्स कि ये +18 है। तो 18y स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने जिनका सम 9y हो, तो इट मीन्स कि ये 6y प्लस 3y होगा, क्योंकि 6 3 क्या होता है, 18 होता है। तो और 6 प्लस 3 किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। अब y स्क्वायर प्लस 6y में अगर y कॉमन लिया जाए तो ये y प्लस 6 होगा, और 3y प्लस 18 में y कॉमन लिया जाए तो 3 6 18 होता है। तो इट मीन्स के इसमें अगर कॉमन लेते हैं y तो यहाँ पर भी y प्लस 3 कॉमन लेने से 3y प्लस 18 में 3 कॉमन लेने से y प्लस 6 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म में y प्लस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म में y रह जाएगा, सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, 3। अब हमने स्टूडेंट ये देखना है कि हमने y को क्या सपोज किया था, y को हमने सपोज किया था x स्क्वायर माइनस 7x। तो इट मीन्स के इस y को अगेन हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x लिखेंगे प्लस 6 एज इट इज आएगा। इस y की जगह भी हम x स्क्वायर माइनस 7x लिखेंगे प्लस 3 एज इट इज आएगा। तो इट मीन्स के दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, यानी जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके ये दो फैक्टर बन गए। जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं स्टूडेंट हम उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।